यस हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 18 को, जिसका नाम है सॉल्यूशन एंड इक्विलिब्रियम। विलियन व साम्यावस्था को हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। और अगर बात की जाए तो इससे पहले कई सारे सेशंस हम लोग इस वाली यूनिट पर कंप्लीट कर चुके हैं। सो आज इसका फाइनल एमसीक्यूज जो बचे हुए थे, जो न्यूमेरिकल्स बचे हुए थे, उसे अपन कंप्लीट कर देंगे, ठीक है, ताकि आपका ये यूनिट एंड हो जाए और कल से आपका नया यूनिट यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं क्लासेस की बात करूँ तो 5 थ्योरी क्लासेस आपको बेसिक सॉल्यूशन चैप्टर के ऊपर मिली हुई है कि सॉल्यूशन क्या होता है, उसके सारे न्यूमेरिकल है, तो 5 क्लासेस उसके ऊपर हुई है। फिर इन वाले की थ्योरी क्लास की बात करूँ तो ये थ्योरी जो है आपकी 2 क्लास में कंप्लीट हुई है ना। क्लास 1 क्लास 2 करके विलियन व साम्यावस्था करके आपको 2 क्लास मिली है। क्लास नंबर 3 में अपन ने एमसीक्यू कंप्लीट किया था, और आज आपका क्लास नंबर 4 है जिसमें भी अपन एमसीक्यू ही कंप्लीट करेंगे। तो ऐसे देखा जाए तो अपन ने 4 क्लासेस यहाँ पर ली है, प्लस 5 क्लासेस एक्स्ट्रा है जिसमें आपको सॉल्यूशन के बारे में सिखाया गया है, जो कि बेसिक सॉल्यूशन की जानकारी, मोलारिटी मोलालिटी जो केमिस्ट्री का बेसिक है उसके बारे में आपको सिखाता है, ठीक है। तो टोटल 9 क्लासेस आपकी यूनिट नंबर 18 के ऊपर हो चुकी है, जो कि कम्प्लीटली यूट्यूब पर फ्री है, ओके। उसे आप जब चाहें तब विजिट कर सकते हैं। और बात की जाए कोर्सेज के, तो कंप्लीट कोर्सेज आप सभी के लिए अवेलेबल है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट नोट्स यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे विद प्रैक्टिस एमसीक्यूज, ओके। और यदि कोई भी डाउट रहता है देन आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप के थ्रू यहाँ पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, फिर डायरेक्टली ऐप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं चैट बॉक्स के थ्रू, ओके। सो ये आपका सिलेबस था। सिलेबस में हम लोग कई सारे एमसीक्यूज कंप्लीट कर चुके थे। यहाँ से आपके एमसीक्यूज बचे हुए थे, न्यूमेरिकल्स बचे हुए थे पीएच वाले, वो सारे न्यूमेरिकल्स प्लस पुराने वाले का भी हम लोग एक बार रिविजन कर लेंगे, जो फॉर्मूलाज हैं, ओके। तो स्टार्ट करते हैं हमारे कंसंट्रेशन टॉपिक से। सांद्रता और तापमान के संदर्भ में दाब को कैसे लिखा जाता है। कल का जो लास्ट टॉपिक था वो यही था, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, जो आइडियल गैस इक्वेशन है वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। तो अगर मैं कंसंट्रेशन की बात करूँ जिसको सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, टेम्परेचर की बात करूँ जिसको टी से रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रेशर की बात करूँ जिसको पी से रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो इन तीनों को कैसे लिखा जाएगा, है ना। इन तीनों के संदर्भ में प्रेशर को कैसे लिखा जाता है, तो आपको पता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। और अगर आपको प्रेशर निकालना है तो एनआरटी डिवाइड बाई वी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है एन बाई वी, एन जहां पर नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, अब इसको दो तरीके से लिखा जाता है, मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, यानी कि भार डिवाइड बाय अणुभार लिखा जाता है। और इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन इसको क्या लिखा जाता है, पी इज इक्वल टू सी आर टी यहाँ पर लिखा जाता है। मतलब एन बाई वी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, सी के बराबर हो जाएगी, तो पी इज इक्वल टू सी आर टी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रेशर के टर्म्स में आपको निकालना था, ठीक है। देखो इसमें सी कंसंट्रेशन की बात हो नहीं रही, तो ऑप्शन नंबर भी वैसे ही गलत हो गया, ठीक है। अब इसमें सी और टी तो है, सी टी और पी है, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या डायरेक्टली रिलेशन होगा, क्या नहीं, ये वाला भी गलत हो गया। तो केवल ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आइडियल गैस इक्वेशंस हमने लिखा है, जहां पर आर आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, आदर्श गैस नियतांक यहाँ पर होता है, ओके। आगे अच्छे से समझ में, पहला ही क्वेश्चन था, बिल्कुल बेसिक था। अगला देखिएगा। अच्छा, आज के क्वेश्चन में नई चीजें क्या होने वाली है, नई चीजें ये होने वाली कि अभी तक आपने सिर्फ अग्रभिक्रिया पश्चाभिक्रिया के टर्म्स में क्वेश्चन देखे थे, अब आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन मिलेंगे अभिकारक और उत्पाद के केस में मिलेंगे, ठीक है। तो थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं कल के सेशन से क्वेश्चन, है ना, क्योंकि बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं, यूनिट काफी लेंदी है ये, ठीक है। और हमने 11 12 दोनों को मिक्स कर दिया, तो ऐसा नहीं है कि आपको 12th का विलियन वाला चैप्टर अलग से पढ़ना पड़ेगा, उसकी ज़रूरत नहीं है ना, जो आपने प्रीवियस सेशन में कमेंट किया हुआ था किसी ने, ठीक है। तो हमने दोनों को मिक्स करके ही पढ़ा है, अलग से आपको इन वीडियोस के अलावा कोई चीज़ नहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना। फिर भी टोटली अप टू यू, अगर आप और डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो, ठीक है। निम्नलिखित अभिक्रिया CO2 प्लस सी इज इक्वल टू 2CO यहाँ पर हो जाएगा, जैसे कि एक गैस और एक सॉलिड मिलकर, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन सॉलिड होगा, ये मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस यहाँ पर बनाते हैं। तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल होगा, ये समरूप होगा, ये विषमरूप हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम होगा, दोनों ही नहीं होंगे या दोनों ही होंगे। देखो अगर गैस 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 का कॉम्बिनेशन बनता है या लिक्विड 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 का कॉम्बिनेशन बनता है, जो कि बहुत रेयर होगा, ठीक है, वो समरूप होते हैं। अब यहाँ पर गैस और सॉलिड है और बन गैस रही है, तो इसको हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम की स्टेज कहा जाएगा, विषम रूप संतुलन इसे यहाँ पर कहा जाएगा, क्योंकि एक सॉलिड है और एक गैस है, और जो फाइनल सॉल्यूशन बना है वो किसका बना है, गैस का यहाँ पर बना है। अच्छा, यहीं से मुझे आप एक चीज़ कैसी निकाल कर बता सकते हो क्या कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। तो देखो इसको कैसे लिखते हैं, CO का ट्वाइस यहाँ पर हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा CO2, और ये क्या हो जाएगा C। अब देखो कार्बन यहाँ पर सॉलिड फॉर्म में, तो जो केसी स्थिरांक बनता है ना, वो कभी भी सॉलिड वालों का नहीं बनता है, लिक्विड वालों का नहीं बनता है। तो फिर आप जब इसके आगे का क्वेश्चन सॉल्व करोगे
उसमें आप क्या कर सकते हो, कार्बन को यहाँ से रिमूव कर सकते हो। तो CO का स्क्वायर डिवाइड बाय क्या हो जाएगा अपना CO2। ये गैस गैस का और लिक्विड के साथ बनता है। ओके, चलो आगे मैं आपको इसके न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी कि कब आपको कौन सी चीज़ को हटाना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल्स है, इसके 7 न्यूमेरिकल्स है कि कब किस चीज़ को हटाना है, कब सॉलिड को हटाना है, कब लिक्विड को रखना है, कब उसे हटाना है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, 7 न्यूमेरिकल है आज अपने पास ऐसे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 के पास, निम्नलिखित अभिक्रिया Ag2O प्लस ये सॉलिड में 2HNO3 जो जली सॉल्यूशन है, यहाँ पर हमारी उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो जाएगी, है ना। 2AgNO3 जली सॉल्यूशन बन जाएगा और H2O लिक्विड मुझे यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए जो Kc होगा, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, वो किसके बराबर होगा, तो आप इजीली निकाल सकते हो। 1 सेकेंड, निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कैसे निकालना है, हमें वही केसी की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, इस वाली चीज को लिखोगे, है ना। पहले आप अपने हिसाब से पूरा लिख लो, जो आपको अभी तक सिखाया गया है आप वैसा लिख लो। जली सॉल्यूशन है, अपन डेफिनेटली इसको लिखेंगे। इधर कौन बचा हुआ है, H2O बचा हुआ है। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा आपका Ag2O जो कि सॉलिड फॉर्म में है, और उधर क्या बचा हुआ है HNO3 जो कि ट्वाइस में हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे 2 लिखा हुआ है। अब हमने क्या बोला कि हम सॉलिड को कंसीडर ही नहीं करते कांस्टेंट के अंदर, क्योंकि इसकी वैल्यू इतने मायने नहीं रखेगी। ठीक है, आप इसको हटा दो, जो सॉलिड वाला है Ag2O, इसको आपने हटा दिया। इधर से कौन था, H2O लिक्विड वाला था, तो ये चीज़ आपने हटा दी। क्या बचेगा आपका, Kc की फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी, AgNO3 का ट्वाइस हो जाएगा, और नीचे क्या बच जाएगा आपका HNO3 का ट्वाइस यहाँ पर बच जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। AgNO3 का ट्वाइस जली सॉल्यूशन का, और HNO3 का ट्वाइस किसका, जली सॉल्यूशन का। ओके, तो इस तरीके से आप देख लो ऑप्शन में कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 के अंदर लिखा हुआ है यही वाली चीज़, AgNO3 जली सॉल्यूशन का टाइप डिवाइड बाय HNO3 जली सॉल्यूशन है ये भी, है ना। एक्वियस सॉल्यूशन है, इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। बाकी सारे गलत है ना, किसी में स्क्वायर दे रखा है ना। ये वाली चीज़ आप देख लेना। इधर AgNO लिखा हुआ है, तो कुछ ना कुछ बाकी सब में मिस्टेक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब जो इक्विलिब्रियम की जो स्टेज होती है, संतुलन की अवस्था को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, जैसे कल आपने हेनरी का नियम देखा था, है ना, कि विलय की प्रकृति को कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती है, जिसमें आपने विलयन की सांद्रता, विलय की सांद्रता, विलयन की सांद्रता, विलय का तापमान, बहुत सारे फैक्टर्स देखे थे, जिसमें से एक आपका हेनरी का नियम भी था। तो वहीं से और आगे अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक संतुलन की स्थिति को प्रभावित नहीं करेगा, कंसंट्रेशन करेगा, प्रेशर भी करेगा, टेम्परेचर भी करेगा, बट कलर कभी भी इस चीज को अफेक्ट नहीं करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, है ना। ला शौतालिया के सिद्धांत के अनुसार संतुलन सांद्रता, दाब और तापमान में परिवर्तन से प्रभावित होगा, रंग का इस चीज के ऊपर कोई असर नहीं होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 खुद से पढ़िएगा और आंसर करिएगा। शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलना, जितनी भी चीजें आपको सिखाई जा रही है शॉर्ट नोट जरूर से बनाना, ठीक है। चलो पढ़ लिया। सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, आंसर करो इसका। देखो इसने बोला है कि यदि संतुलन की स्थिति में किसी एक अभिकारक की सांद्रता बढ़ जाए, अभी तक तो केवल अग्र अभिक्रिया पश्च अभिक्रिया ही बोल रहे थे, फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन ही बोल रहे थे। अब हमको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में पूछा गया है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम की पोजीशन है, अगर उसी केस में जब वो इक्विलिब्रियम संतुलन की अवस्था में है, और उस केस में मैंने क्या करा, इसका जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज कर दिया, तो संतुलन किस साइड शिफ्ट होगा। देखो अगर मैंने अभिकारक का मतलब रिएक्टेंट का क्या बोलेंगे, सांद्रता को बढ़ा दिया, तो जो संतुलन की अवस्था है, क्योंकि इसको कैसे भी करके बैलेंस तो होना ही पड़ेगा, अगर मैंने इसको बढ़ाया तो डेफिनेटली ये वाला नंबर भी मेरा इंक्रीज हो जाएगा, इक्वल प्रपोर्शन में ये नंबर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो संतुलन किस साइड शिफ्ट होगा, संतुलन जो है हम लोग कह सकते हैं आगे की ओर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब संतुलन अपना दाई ओर शिफ्ट हो जाएगा, इस तरीके से अपन कह सकते हैं। अभी क्या लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर 1 के अंदर, संतुलन फॉरवर्ड डायरेक्शन में, आगे की डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, नहीं बदलेगी, गलत हो जाएगा, पीछे की ओर, क्योंकि रिएक्टेंट के पीछे तो कुछ नहीं होगा, रिएक्टेंट के आगे क्या हो जाएगा, मेरा प्रोडक्ट उत्पाद यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप एक पोजीशन को चेंज कर रहे हो, अगर वो रेट के केस में बोले तो आप डायरेक्टली कह सकते हो कि अग्र अभिक्रिया की दर जो है हमेशा पश्च अभिक्रिया की दर के समान होती है, लेकिन अभी इसने सांद्रता की टर्म्स में पूछ लिया है कि सांद्रता बढ़ा दी जाए किसकी, अभिकारक की, तो जो संतुलन होगा वो कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, आगे की साइड शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि इक्वेशन को बैलेंस करना होगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिएगा, जैसे हाइड्रोजन प्लस ब्रोमीन क्रिया करके हाइड्रोजन ब्रोमाइड यहाँ पर बना रहे हैं। ठीक है, अब उस केस में क्या हो रहा है, चलो मैं इसका भी आपको एक बार केस ही निकालना सिखा देती हूँ। जो पहली बार स्टूडेंट देख रहे हैं वीडियो, पुराने वीडियोस जाकर ज़रूर से देखिएगा। हो सकता है आपको एक बार में चीज़ें क्लिक नहीं कर रही हो, क्योंकि इसका थ्योरी पढ़ने के बाद ही हम लोग इसके न्यूमेरिकल और एमसीक्यूज यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड का स्क्वायर हो जाएगा, देखो तीनों ही स्टेज गैस में, मतलब सारी चीज़ें यहाँ पर एग्जिस्ट करेगी। ये मेरा हाइड्रोजन हो गया, ये मेरा ब्रोमीन यहाँ पर हो गया। ठीक है, ये H2 और Br2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये H2 हो गया और ये मेरा Br2 हो गया। ठीक है, अब वापस से ये तो कैसे निकाल लिया, क्वेश्चन में कुछ और पूछा था कि यदि दाब में परिवर्तन किया जाए, अगर दाब में परिवर्तन किया जाए, अगर आप प्रेशर में परिवर्तन कर रहे हो, तो संतुलन जो होगा वो किस साइड आपका शिफ्ट हो जाएगा, कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, बाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा, दूसरा दाईं ओर बोल रहा है संतुलन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, या कुछ नहीं कह सकते, तो दाब का असर नहीं पड़ेगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि संतुलन में दाब का कोई असर नहीं आएगा, संतुलन में कोई परिवर्तन यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, क्योंकि इसमें भी यदि आप देखेंगे जो इक्वेशन हमको दे रखी है, एक बार देखना, हाइड्रोजन ब्रोमाइड वाली इक्वेशन दे रखी है H2 प्लस Br2, है ना, ये हमारी उत्क्रमणीय प्रोसेस हो गई, इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गई, जिसमें 2H यहाँ पर हो गया। यदि आप यहाँ से प्रेशर इंक्रीज करोगे तो मोल संख्या यहाँ पर भी चेंज होगी, है ना, तो बैलेंस इक्वली डायरेक्टली क्या हो जाएगा, वो बैलेंस हो जाएगा। तो संतुलन में ऐसा, इक्विलिब्रियम में ऐसा कोई परिवर्तन यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि अभिकारक के मोल उत्पाद के मोल के यहाँ पर बराबर हो जाएंगे, तो दाब का ऐसा कोई असर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करिए। अगला क्वेश्चन करने का, यदि किसी अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा उत्पन्न होती है तो वह किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर ऊष्मा उत्पन्न हो रही है तो उसे क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी प्रोसेस एक्सोथर्मिक बोला जाता है। और अगर ऊष्मा अवशोषित होती है ना, ऊष्मा का शोषण किया जाता है, तो उसको एंडोथर्मिक या ऊष्माशोषी प्रोसेस के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। तो अभी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, आया समझ में, सारे क्वेश्चन समझ में आ गए किस टाइप से अपन इनको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम वाले हो गए एग्जाम्पल, और आप इसका ऊष्माशोषी का देख लीजिए। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऊष्मा को उत्सर्जित करती है, जैसे ईंधन का दहन होने पर ज्वाला बाहर निकलती है, ऊष्मा को क्या किया जा रहा है, रिलीज किया जा रहा है, तभी आप ताप अलाव जलाकर उससे गर्मी ले लेते हो। ऊष्माशोषी ऊष्मा को क्या करता है, अवशोषित करता है, जैसे फोटोसिंथेसिस में ऊष्मा को क्या किया जाता है, अवशोषित किया जाता है भोजन बनाने के लिए, है ना, तो वो अपना ऊष्माशोषी प्रोसेस यहाँ पर हो जाएगी, एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि स्थिर दाब पर अक्रिय गैस मिला दी जाए। अभी तक तो आप इक्विलिब्रियम की पोजीशन देख रहे थे, कब, नॉर्मल केस में, कि नॉर्मल एक इक्विलिब्रियम इक्वेशन यहाँ पर दे रखी है, जैसे अभी आपने ये किया था H2 प्लस Br2 इज इक्वल टू 2HBr यहाँ पर किया था, ये नॉर्मल इक्विलिब्रियम की पोजीशन थी। अगर आपने प्रेशर बढ़ाए तो कोई असर हमको नहीं दिखा, लेकिन यदि स्थिर दाब, आपने प्रेशर को क्या करा, यहाँ पर कांस्टेंट कर दिया, और इसी में हमने कोई अक्रिय गैस यहाँ पर मिला दी है। अब देखो अक्रिय गैसेस किसी के साथ तो रिएक्ट करेगी नहीं, हमने कोई भी यहाँ पर नोबल गैस यहाँ पर ऐड कर दी है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा कि संतुलन कम मोल की दिशा में शिफ्ट हो जाएगा, संतुलन अधिक मोल की दिशा में शिफ्ट हो जाएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या फिर ये चीज़ अनप्रिडिक्टेबल है, मतलब कुछ भी इसके अंदर हो सकता है। तो हमेशा ध्यान रखना, संतुलन जिस जगह ज़्यादा मोल होंगे उस दिशा में क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। जैसे नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर ज़्यादा है, तो वो किधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर जाकर शिफ्ट हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम अधिक मोल की दिशा में जाकर शिफ्ट हो जाता है। ये एक आप एक्सेप्शनल केस करके याद कर सकते हो कि यदि हमने अक्रिय गैस को मिलाया, कोई भी अक्रिय गैस हमने यहाँ पर ऐड करी, है ना, तो वो नियॉन रेडॉन आप जो कंसीडर करना चाहें, तो वो अधिक मोल की दिशा में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, संतुलन पर उत्प्रेरक का क्या प्रभाव पड़ता है, कैटेलाइजर का क्या प्रभाव पड़ता है। अगर कोई भी कैटेलाइजर है तो क्या संतुलन, इक्विलिब्रियम पोजीशन में संतुलन का कोई जो अपन कह रहे हैं कि उत्प्रेरक का कोई प्रभाव देखा जाएगा क्या, है ना, तो अपन को पता है कि संतुलन की स्थिति नहीं बदलती है, कैटेलाइजर केवल और केवल अभिक्रिया की गति को या तो बढ़ाता है या फिर स्लो डाउन, कम यहाँ पर कर देता है, तो कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि किसी उत्पाद की सांद्रता बढ़ा दी जाए तो क्या होगा, व्हाट हैपन इफ द कंसंट्रेशन ऑफ अ प्रोडक्ट इज इंक्रीज। यदि अपन उत्पाद की सांद्रता बढ़ा देते हैं, वही वाली चीज हो गई, अगर आपने उत्पाद की सांद्रता को इंक्रीज कर दिया है तो उस केस में संतुलन किस ओर शिफ्ट हो जाएगा। अभी क्या बोल रहा है, देखो ये हमारा रिएक्टेंट होता है, यानी कि इसको हिंदी में लिखेंगे अपन अभिकारक, और इस साइड हमारा कौन हो जाएगा, उत्पाद यहाँ पर हो जाएगा, जिसको क्या लिखेंगे, P
फॉर प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। अब इसने बोला है कि पहले अपन ने अभिकारक के लिए क्वेश्चन को सॉल्व किया था, अब की बार इसने बोला है कि मैं तो उत्पाद की सांद्रता को इंक्रीज कर रहा हूँ, इसको अगर मैंने इंक्रीज कर दिया तो उस केस में क्या होना चाहिए। अगर आप ये इंक्रीज करोगे तो इक्विलिब्रियम किधर चला जाएगा, इस साइड, मतलब पूरा हमारा जो समीकरण है उसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो संतुलन होगा वो किस ओर शिफ्ट हो जाएगा, वो मेरा लेफ्ट हैंड साइड बाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। दो ही पॉसिबल केसेस आपको यहाँ पर देखने पड़ेंगे। अगर रिएक्टेंट की सांद्रता को इंक्रीज करते हो तो संतुलन दाईं ओर शिफ्ट होगा, और अगर प्रोडक्ट की सांद्रता को इंक्रीज करते हो तो बैलेंस जो है बाईं ओर यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों के अपोजिट चला जाएगा, बस आप इतना याद रख लो इसके अंदर। ठीक है, चलिए अगला कुछ नियम से रिलेटेड, जैसे अरहिनियस का नियम आपने पढ़ा था, रॉबर्ट बायल का नियम पढ़ा था, तो उससे भी कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेते हैं। अम्ल क्षार लवण वाले ये कुछ क्वेश्चन आएंगे। तो रॉबर्ट बायल के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल का गुण नहीं है। अम्ल का क्या गुण नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अम्ल बेसिकली करते क्या है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अनील होता है, मतलब अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल, ये शॉर्ट ट्रिक है अनील वाली, है ना। अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर से आप इसको देखो। ये अम्ल हो गया, नी से नीले लिटमस पेपर को ये लाल कर देता है, तो ये तो इसकी विशेषता हो गई। ये स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षारकों को ये उदासीन कर देते हैं, बेस को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, लेकिन स्वाद में ये कड़वे नहीं होते। अगर खट्टे हैं तो कड़वे कैसे होंगे, क्योंकि क्षार जो होते हैं, है ना, वो स्वाद में कड़वे होते हैं। तो क्या विशेषता नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसकी विशेषता नहीं है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो। चलिए इसके बारे में आप डिटेल भी देख सकते हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो खट्टे होते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, धातुओं के साथ हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं, जलीय घोल में विद्युत का चालन करते हैं, क्षारकों को उदासीन कर देते हैं। ये सारी अम्ल की विशेषता है। ठीक है, क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, क्या ये बात सत्य है। क्या क्षार, अभी अपन ने देखा अनिल, केवल एक ही चीज आपको याद रखनी है कि अम्ल अगर नीले लिटमस पेपर को लाल कर सकता है तो क्षार क्या कर सकता है, लाल लिटमस पेपर को नीला कर सकता है। सो दिस इज ट्रू। लिटमस एक प्राकृतिक रंग द्रव्य है जो अम्ल और क्षार विलयन के रंग बदलता है। ठीक है, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, जबकि क्षार जो है लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, और जो ओरिजिनल लिटमस पेपर होता है वो बैंगनी कलर का होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वाले यूनिट का आप कह सकते हो कि प्रोटॉन प्रदाता जो होते हैं, प्रोटॉन डोनर जो होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, प्रोटोजेनिक कहा जाता है, प्रोटोफिलिक कहा जाता है, उभयधर्मी कहा जाता है, या एम्फीप्रोटिक इन्हें यहाँ पर कहा जाएगा। क्या आंसर यहाँ पर होना चाहिए, कभी आपने सुना हो, जैसे कि अपन ने वो सारी 3 थ्योरी में कंपैरिजन किया था, ब्रॉस्टेड लोरी में, लुईस थ्योरी में और अरहिनियस थ्योरी में। तो हमने एक थ्योरी में पढ़ा था कि अम्ल और क्षार का प्रोटॉन डोनर होते हैं, प्रोटॉन रिसेप्टर होते हैं। ठीक है, जो अपनी ब्रॉस्टेड लोरी थ्योरी वहाँ पर थी। ठीक है, तो अब अगर कोई प्रोटॉन को डोनेट कर देता है तो उसे क्या नाम यहाँ पर दिया जाए, उसे दिया जाता है प्रोटोजेनिक। ठीक है, ये क्या है, प्रोटोजेनिक है, जो क्या करेगा यहाँ पर अपने प्रोटॉन को क्या कर देगा, दान कर देगा। आप ऐसे याद रखो, प्रोटोजेनिक हिंदी में इंग्लिश में जैसा भी है, आपको ऐसे ही याद करना है। प्रोटोन जैनिक, जैन मतलब जन, जन मतलब लोग, है ना। लोगों को क्या किया जाता है, दान दिया जाता है। हम लोग लोगों को क्या करते हैं, पैसा देते हैं, दान करते हैं। ठीक है, तो ब्रॉस्टेड लोरी सिद्धांत के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन यानी कि H+ आयन को क्या कर देते हैं, दान कर देते हैं। तो ये कौन हो गए, प्रोटॉन दाता हो गए, जिसको प्रोटोजेनिक हम लोग यहाँ पर कहेंगे। ठीक है, प्रोटॉन ने क्या कर दिया, जन में क्या कर दिया है, अपने प्रोटॉन का दान कर दिया है। ठीक है, क्षार वे पदार्थ होते हैं जिन्हें क्या, जो क्या करते हैं, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं, मतलब ये पैसे को क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, है ना, बिना। फिलिक का मतलब आपको पता है इंग्लिश में, फिलिक का मतलब क्या होता है, फिलिक मतलब एक तरीके से आप समझ लो डरने वाली चीज़ होती है। ठीक है, तो आप ऐसे भी करके कनेक्ट कर सकते हो कि जो हमारे प्रोटॉन रिसेप्टर होंगे, जो प्रोटॉन को स्वीकार करेंगे, वो किसी से नहीं डरते। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, प्रोटोफिलिक यहाँ पर हो जाएंगे, जो लोगों का पैसा क्या कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, जो लोगों का पैसा ले रहे हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो ब्रॉस्टेड ल्योरी के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन को क्या करते हैं, दान कर देते हैं, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड प्रोटोजेनिक। और क्षार वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोटोफिलिक। ठीक है, अब देखो जो उभयधर्मी होते हैं वो अम्ल और क्षार दोनों के साथ क्रिया करते हैं। हमने उभयधर्मी धातुएं भी पढ़ी है, उपधातुएं जो अपन कहते हैं कि जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ क्या कर सकती है, क्रिया यहाँ पर कर सकती है। इसके भी आगे आपके क्वेश्चन आएंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखना।
अर्हीनियस सिद्धांत जलीय विलयन के बाहर अम्लीय और क्षारीय व्यवहार की व्याख्या नहीं कर सकता है, क्या ये ट्रू है? तो अर्हीनियस की एक लिमिटेशन होती है कि ये केवल जलीय सॉल्यूशन जो होता है, एक्वेटिक जो सॉल्यूशन होता है, उसी के लिए वैलिड है। ठीक है, बाकी दूसरे सॉल्यूशन के लिए ये चीज़ वैलिड नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अर्हीनियस सिद्धांत की सबसे बड़ी सीमा यह थी कि ये केवल जलीय विलयनों के लिए ही लागू होता है, या अमोनिया, फॉस्फीन, एल्यूमिनियम क्लोराइड जैसे गैर जलीय विलयनों में अम्लीय और क्षारीय व्यवहार को नहीं समझा सकता है। इसीलिए फिर हमारी दूसरी ब्रोस्टेड और लुईस थ्योरी यहाँ पर आई थी। एक मजबूत अम्ल में क्या पाया जाता है? अगर कोई भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, आप ये समझो कि अगर उसके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसके अंदर क्या पाया जाएगा? कमजोर संयुग्म अम्ल होगा, कमजोर संयुग्म क्षार होगा, मजबूत संयुग्म क्षार होगा, या मजबूत संयुग्म अम्ल होगा। तो देखो, इस प्रकार के ना 4 कॉम्बिनेशन होते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसके साथ कौन सा जाएगा? वीक वाला जाएगा। मतलब आप ये समझ लो कि स्ट्रॉन्ग प्लस वीक का क्या बनता है यहाँ पर? कॉम्बिनेशन बनता है। ठीक है, क्या याद रखोगे? स्ट्रॉन्ग और वीक का क्या बनेगा? कॉम्बिनेशन यहाँ पर बनेगा। अब यहाँ से आगे समझो कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वीक क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। और अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो वीक एसिड हो जाएगा। ये चारों चीज़ें आप ध्यान से सुन लेना एक ही बार में, क्योंकि ऐसे 4 क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। अब मैं बनाती हूँ इसी को वीक एसिड के लिए। अगर वीक एसिड है तो उसी के साथ किसका संयुग्म, उसी के साथ किसका कॉम्बिनेशन बनेगा, है ना? दोनों लिख लेते हैं। वीक एसिड है ना, और वीक मेरा क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। अगर वीक एसिड है तो कॉम्बिनेशन किसके साथ बनेगा? स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बनेगा। और वीक बेस है तो कॉम्बिनेशन किसके साथ बनेगा? स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है, इसने बोला है कि आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ किसका संयुग्म बनेगा? वीक बेस का। ठीक है, तो कमजोर संयुग्म क्षार मेरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आप किसी के लिए भी बना लो। अगर वो पूछता है स्ट्रॉन्ग बेस है तो आप क्या बोलते? वीक एसिड यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, वीक कॉन्जुकेटेड कमजोर संयुग्म अम्ल यहाँ पर हो जाएगा। तो ऐसे आपको चारों कॉम्बिनेशन ध्यान रखने, मतलब वाइस वर्सा कर लो ना, रिवर्स आप कर लो उस चीज़ को। ठीक है, तो ब्रोस्टेड लोरी सिद्धांत के अनुसार वही प्रोटोजेनिक प्रोटोफिलिक वाली चीज़। सो मजबूत अम्ल का संयुग्म क्षार हमेशा कमज़ोर होगा। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका जो संयुग्म होगा वो हमेशा क्षार कमज़ोर होगा। और कमज़ोर अम्ल का यानी कि वही वीक एसिड का जो संयुग्म कॉन्जुकेटेड बनेगा वो हमेशा जो बेस बनेगा वो कैसा रहेगा? आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा। ठीक है, इसी तरह मजबूत क्षार का संयुग्म अम्ल कमजोर होता है और कमजोर क्षार का संयुग्म अम्ल जो होगा वो मजबूत होगा। तो ये 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अम्ल और क्षार दोनों के रूप में कार्य नहीं कर सकता है? उभयधर्मी मतलब वो एसिड और बेस दोनों के साथ कार्य करेगा। एम्फीब्रोटिक है मतलब दोनों के साथ कार्य करेगा। एम्फोलाइट है दोनों के साथ कार्य करेगा। लेकिन प्रोटोफिलिक जो है ना, जो प्रोटॉन रिसेप्टर होता है, ये तो केवल किसके साथ कार्य कर रहा है? ये तो केवल बेस वाली चीज हो गई। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? क्योंकि उभयधर्मी मतलब वो अम्ल और क्षार दोनों के साथ क्रिया करेगा। उभयधर्मी और एम्फीप्रोटिक पदार्थ वे होते हैं जो अम्ल और क्षार दोनों के रूप में कार्य करते हैं, जैसे कि पानी, है ना। प्रोटोफिलिक पदार्थ केवल प्रोटॉन ग्रहण करता है, इसीलिए वो अम्ल और क्षार दोनों के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। ओके, केवल वो एक क्षार की तरह कार्य करेगा। अगला देखिएगा, इनमें से लुईस क्षार यहाँ पर क्या होगा? अमोनिया होगा। वही H प्लस आयन प्रदान करने वाली चीज और H प्लस आयन को ग्रहण करने वाली चीज हमारी लुईस थ्योरी है। ठीक है, तो इसमें से लुईस क्षार कौन सा हो जाएगा? अमोनिया हो जाएगा, NH3, है ना। H प्लस आयन ग्रहण करके NH4 में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो यस, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट है। लुईस बेस वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म का दान यहाँ पर कर देंगे। अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन पर एक मुक्त इलेक्ट्रॉन जोड़ा होता है जो कि किसके रूप में कार्य यहाँ पर करेगा? लुईस बेस के रूप में यहाँ पर कार्य करेगा। तो इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अमोनिया हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, सिल्वर आयन इज अ लुईस एसिड। क्या सिल्वर आयन एक लुईस अम्ल होगा? यस, बिल्कुल एक लुईस अम्ल होगा, क्योंकि सिल्वर आयन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को स्वीकार करेगा, इलेक्ट्रॉन के युग्म को ग्रहण करता है। ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहा जाएगा? इसीलिए इसे लुईस एसिड के रूप में यहाँ पर जाना जाएगा। ठीक है, अपन ने सारी थ्योरी इनकी डिस्कस कर ही रखी है, लुईस की, ब्रोस्टेड की और अरीनियस की। तो उसी के अकॉर्डिंग अपन यहाँ पर एसिड बेस की थ्योरी को सेट कर रहे हैं। HCl अरीनियस के अनुसार एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। मैंने आपको बोला ही था कि आप सिर्फ 7 नाम
नाम याद रख लो कि जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आते हैं। अरीनीय सिद्धांत के अनुसार अम्लव्य पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ यानी कि हाइड्रोजन आयन या फिर H3O हाइड्रोनियम आयन प्रदान करते हैं। क्योंकि HCl जल में H+ आयन प्रदान करेगा, Cl में वो टूट जाएगा, H+ और Cl- में वो टूट जाएगा जलीय सॉल्यूशन के अंदर, इसीलिए ये अरहीनियस है। तो स्ट्रॉन्ग अपन कह सकते हैं ये एक एसिड कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, अब आपका एक लास्ट टॉपिक यहाँ पर बच रहा है पीएच वैल्यू का। तो अब आप देखो, या तो लॉग की वैल्यू आएगी तो उस केस में वो लॉग की वैल्यू आपको क्वेश्चन में ही बता देगा, या फिर इसका एक और टाइप होता है कि इफ द पीएच ऑफ अ सब्सटेंस इज गिवन बाय 3, मतलब कोई एक सब्सटेंस है, कोई एक पदार्थ है, उसकी पीएच वैल्यू मेरे को कितनी दे रखी है, 3 यहाँ पर दे रखी है। सो व्हाट इज द पीओएच वैल्यू, है ना, यहाँ पर मुझे क्या निकालनी है, पीओएच वैल्यू निकालते हैं। चूंकि हम सभी जानते हैं पीएच प्लस पीओएच हमेशा किसके बराबर होगा, 14 के बराबर होगा। अगर ये वैल्यू अपन को 3 दे रखी है तो पीओएच कितना हो जाएगा, 14 - 3 मतलब 11 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इन दोनों का सम हमेशा ध्यान रखना जो पीएच स्केल के बराबर होता है। पीएच स्केल 14 तक जाती है, इसमें से कोई भी एक वैल्यू आपको दे रखी होगी तो उससे आप दूसरी वाली वैल्यू को निकाल सकते हो। तो 14 में से 3 माइनस करोगे तो आपका पीओएच निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, कुछ बेसिक क्वेश्चन जो अपने एनसीईआरटी क्लास 11 की बुक में थे वो मैं आपको डायरेक्टली समझा देती हूँ। इसमें भी अपन को केसी की ही वैल्यू निकालनी है। इसमें क्या हो जाएगा, मेरा केसी 3 में SO3 का ट्वाइस यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नीचे क्या बचेगा, SO2 का ट्वाइस बचेगा, और इधर भी सब गैस में ही है तो सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी। O2 सिंगल है तो O2 का ट्वाइस आपका नहीं होगा, बस आप ये वैल्यू को पुट करोगे, 1.90 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इधर क्या बचेगा, 0.6 इंटू 0.6 बचेगा। इधर कितना हो जाएगा, इसका O2 का वैल्यू 0.82 हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कुछ 12.229 आपकी केसी की वैल्यू निकल कर आ जाएगी लीटर प्रति मोल के अंदर। ठीक है, कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन केसी की वैल्यू को निकालना। अब ये चीज़ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बता देती हूँ अगर आपको कोई सॉलिड लिक्विड गैस में कंफ्यूजन है तो। देखो इसमें क्या दे रखा है, ये दोनों चीज़ें, तीनों ही चीज़ें, केवल इक्वेशन 1 को देखना, ये 5 अलग अलग क्वेश्चन है। इक्वेशन 1 के अंदर मुझे क्या निकालना है, साम्य स्थिरांक केसी की वैल्यू निकालनी। सभी चीज़ें गैस में तो सभी को क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। NO का स्क्वायर इंटू Cl2 है, Cl2 को अपन Cl2 ही रखेंगे। नीचे क्या है, NOCl है जो इधर से आएगा, और इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तीनों गैसेस में, तो ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया पहले क्वेश्चन के लिए। दूसरे क्वेश्चन में देखना, ये सॉलिड में है, ये सॉलिड में है, ये गैस में है, और ये गैस में है। इसको कैसे लिखेंगे, पहले तो जो आपको बेसिक आता है वहां से आप लिख लो। केसी किसके बराबर हो जाएगा, CuO, है ना, इसमें तो मल्टीप्लाई होता है ना। ये CuO हो गया एक ब्रैकेट के अंदर, एक ब्रैकेट के अंदर NO2 यहाँ पर हो गया, एक ब्रैकेट के अंदर O2 यहाँ पर हो गया। नीचे क्या बचेगा, कौन सी इक्वेशन ले रखी है, यही वाली ले रखी है ना। नीचे आपका क्या हो जाएगा, NO3 का ट्वाइस, है ना, और इसका स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब जिसका भी स्क्वायर करना है पहले आप लिख लो। इसका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 2 है, इसका 4 यहाँ पर हो जाएगा, और इसका सिंगल 1 होगा। अब हमने क्या बोला था, हम सॉलिड को नहीं लिखते, तो अपन इस वाले को नहीं लिखेंगे, तो इसको आप हटा दो। ये CuO भी सॉलिड है, इसको भी आप हटा दो। तो यहाँ से आपकी जो Kc की वैल्यू बनेगी वो क्या बन जाएगी, NO2 का 4, और नीचे क्या बचेगा, इधर आपका बचेगा O2, और नीचे कुछ नहीं है, मतलब कि क्या हो जाएगा, 1 यहाँ पर हो जाएगा। तो देखो इसका आंसर जो आप लिखोगे वो कुछ इस तरीके से लिखोगे, ये सॉलिड है ना। और ये जो था एक और अपना फर्स्ट वाला वो भी सॉलिड था, तो अपन ने क्या बचाया, NO2 गैस, ये भी सॉलिड है ना। ये भी हट गया, ये भी हट गया, केवल NO2 बचा, और O2 यहाँ पर आपका बच गया। ठीक है, तो इससे समझ में आ रहा है अपन को सॉलिड को नहीं कंसीडर करना है। कभी भी केसी में अपन सॉलिड को कंसीडर नहीं करते हैं। जैसे कि अगर आप इसका बनाओगे तो इस वाले को तो आप कंसीडर करोगे क्योंकि ये जली सॉल्यूशन है, आप लिक्विड को भी कंसीडर नहीं करोगे। ठीक है, आप इस चीज़ को भी कंसीडर नहीं करोगे। ओके, इधर से आप इसको कंसीडर करोगे और इसको आप कंसीडर कर लोगे। तो यहाँ से मैं आपको डायरेक्टली केसी की वैल्यू बता देती हूँ। इसको आप A लिखोगे, इसको आप B लिख दो क्योंकि वैल्यू बड़ी है, इसको आप C लिख दो। तो ये क्या हो जाएगा, A B और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली आप लिख सकते हो। पावर का तो इसमें कोई केस है नहीं क्योंकि इसके कंसंट्रेशन आप देखोगे तो आगे कुछ भी नहीं है, आप H2O को हटा दोगे। ठीक है, इसका मैं आपको आंसर दिखा देती हूँ, डायरेक्टली आप इसको ऐसे देख सकते हो, ये इसका तीनों के जली सॉल्यूशन है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर।
क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, Fe3 ये भी जली सॉल्यूशन है और ये सॉलिड है, तो इस सॉलिड को तो अपन कंसीडर कर नहीं रहे, तो केसी इधर कुछ नहीं बचा हुआ है, मतलब ऊपर क्या लिख दोगे आप, 1 लिख दोगे। ये क्या हो जाएगा मेरा Fe3+ यहाँ पर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा OH माइनस आयन का क्यूब यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को लिख सकते हो। इसका भी मैं आपको आंसर दिखा देती हूँ। ये देखो फर्स्ट वाला अपन ने यही लिखा, ऊपर इस सॉलिड को अपन को कंसीडर करना ही नहीं है। Fe3+ यहाँ पर हो गया जली सॉल्यूशन, OH माइनस आयन सॉल्यूशन यहाँ पर हो गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन इसका और देख लो। इसका एक लास्ट क्वेश्चन है, I2S मतलब आयोडीन की बात हो रहा है और फ्लोरीन की बात यहाँ पर करी जा रही है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, आयोडीन फ्लोराइड यहाँ पर बन रहा है, जो कि लिक्विड फॉर्म के अंदर यहाँ पर होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो इसको भी आप वैसे ही कन्वर्ट करके सॉलिड को आप यहाँ से हटा दो, इसके डिवाइड में क्या होगा, ये यहाँ पर चला जाएगा और आपका आंसर निकल कर आ जाएगा किसका, केसी का। अब मान लो इसकी वैल्यू 2.03 इंटू 10⁵ दे दे, तो वैल्यू पुट करके आप आंसर न्यूमेरिकल टर्म्स में निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन और आपका था कि 500 केल्विन पर साम्यावस्था में नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और NH3 के निर्माण के लिए कुछ सांद्रता मिलती है। ये नाइट्रोजन की वैल्यू है, ये मेरी इसकी हाइड्रोजन गैस की वैल्यू दे रखी है, और ये NH3 की वैल्यू दे रखी है। मेरे को क्या करना है, केसी की वैल्यू निकालनी है। तो अब आपको रिएक्शन आनी चाहिए कि कैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके मुझे NH3 यहाँ पर देंगे। तीनों गैस फॉर्म में होंगे, आप इसको पहले बैलेंस कर लो। इसका ट्वाइस हो जाएगा, ये सिंगल है, और इसका थ्राइस हो जाएगा। जब आप ये वैल्यू पुट करोगे आपका ये आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको इक्वेशन बनानी भी आनी चाहिए। ओके, अगला देखो, PCl3, PCl5 और Cl2 500 के साम्यावस्था पर है और इनकी सांद्रता 1.59, PCl5 की 1.59, Cl2 की है ना, PCl2 की, और 1.41 m PCl5 की है। ठीक है, और अपन को इक्वेशन दे रखी है, समीकरण जो हुई है, PCl5 जो है किसमें कन्वर्ट हुआ है, PCl3 के अंदर, और PCl2 के अंदर, यहाँ पर Cl2 के अंदर ये कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, तो Kc की वैल्यू कैसे निकालोगे, आप इस चीज़ को पहले लिख लो। ये आपका क्या है, PCl3 यहाँ पर है, इधर क्या है आपका Cl2 है, और नीचे क्या आ जाएगा आपका PCl5 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन देख लो ऑलरेडी बैलेंस है, तो बस आप क्या करिए, अब वैल्यू को जाकर पुट कर दीजिए। ठीक है, वैल्यू को पुट करोगे आपका क्या निकल कर आ जाएगा, आंसर निकल कर आ जाएगा। दोनों की वैल्यू कितनी है, इसकी भी 1.59 है, इसकी भी 1.59 है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसको डिवाइड कर देना 1.41 से, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा साम्यावस्था स्थिरांक का 1.79। ठीक है, आ गए समझ में। तो ये सारे एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस थे वो भी अपन ने कंप्लीट कर लिए, जो न्यूमेरिकल्स थे। ठीक है, जो आपके सिलेबस में थे वो सारे टॉपिक अपन ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। ओके, सेशन में कोई भी डाउट है, किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। शाम को फिर से आपकी अभी लाइव क्लास होगी शाम को 6 बजे। ठीक है, तो उसमें और कोई डाउट रह जाता है तो वहाँ पर अपन उसको कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, और सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अगर आप कोर्स को बाय करना चाहते हैं तो आज आपको ऑफर भी मिलेगा कोर्स के ऊपर महाशिवरात्रि का, तो उससे भी आप परचेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।